नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। ये तस्वीरें देश की इस वक्त वो स्थिति बयां कर रही है, वो सब कुछ बयां कर रही है जो इतने दिनों से ठंडे बस्ते में था। जी हां, आधी आबादी इस वक्त खुश है क्योंकि उसको पूरा हक मिलने जा रहा है। वो ड्यू हक जिसको लेकर हमेशा से रस्साकशी चलती रही, राजनीति चलती रही, विवाद चलते रहे और अभी भी राह इतनी आसान नहीं थी क्योंकि संसद में, लोकसभा में पूरे बहुमत के साथ तो हालांकि पास हो गया बिल, लेकिन रोड़े बहुत से अटकाने की कोशिश हुई, शर्तें बहुत सी लगाने की कोशिश हुई और आज जब राज्यसभा में भी चर्चा चल रही है तो फिर शर्तों के साथ विपक्ष समर्थन दे रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2024 के इस रण में विपक्ष के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं महिलाओं के हक के लिए, उनके आरक्षण के लिए, उनकी वंदना के लिए, तो क्या जाति के आधार पर अब 2024 के चुनाव में उतरेगा विपक्ष? क्योंकि जाति और धर्म सिर्फ यही दो ऐसी बातें हैं जिसको लेकर महिलाओं की राह में भी अब रोड़े अटकाने की कोशिश की गई है। क्योंकि वो इतिहास गवाह है कि जब पहले इससे बिल लाया गया था तब आखिर ये जो मूड अब स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है तब कहां था? ये सब सवाल और सब मांगे तब कहां थी? लेकिन अब 24 से पहले ये मांगे कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। ये चौंकाने वाली बात है। आज जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि नारी के सम्मान की, अभिमान की और समर्थन देने की बात तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो फिर ये इफ और बट ये क्यों लगाया जा रहा है? सबसे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें और कुछ खास बयान जो आज इस मुद्दे पर रहे। तो ये इससे ज्यादा और बात महिलाओं के लिए और क्या अच्छी हो सकती है? हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो ये कहा है कि हर महिला को एक ये हक मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को आगे रखे। और जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट जो है, जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक महिलाओं को आगे नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब 33% पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी कर पाएंगी और मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये एक औरतों को बढ़ावा तो दे ही रहा है, विमेन के लिए एम्पावरिंग है, साथ साथ ये सोसाइटी को अपलिफ्ट करेगा। और कहा भी यही जाता है कि एक समाज का जो आईना है वो नारी होती है और अगर किसी भी देश के बारे में, उसके समाज के बारे में कोई भी परिचय देना हो तो वहां पर नारी की स्थिति जो है, उसको कितना सम्मान दिया जा रहा है, उसी से पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन ये जो दल है जिन्होंने कई सारे क्लॉजेस लगा दिए हैं, कई सारी शर्तें लगा दी हैं, वो कह रहे हैं कि हम नारी के साथ हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उनको समझ में आ चुका है कि 2014 में, 2019 में जो बहुमत का आंकड़ा है वो तभी मिल सकता है जब देश की नारी, देश की महिलाएं उनके साथ हों, जो कि नरेंद्र मोदी के साथ है। 47% वो वोट बैंक था महिलाओं का जिन्होंने बम्पर वोट दिया नरेंद्र मोदी को। तो जाहिर तौर पर ये दल आखिर 24 से पहले कैसे कह सकते हैं कि हमें महिलाओं का ये वोट नहीं चाहिए? चाहिए वोट सबको, लेकिन शर्त के साथ। तो ये शर्तें क्यों हैं, आज इसी पर जरा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ मोहम्मद फरहान साहब जी जुड़ रहे हैं जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ सूरज मंडल जी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ एडवोकेट निखिल जैन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ स्टूडियो में बस कुछ ही पलों में जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी जी। लेकिन मैं मोहम्मद फरहान जी आप ही से बात शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कल जिस बात की चर्चा रही वो ये कि वो दो सांसद आखिर कौन थे जिन्होंने महिलाओं का साथ ना देने की ठानी, और वो आपकी पार्टी से थे। तो अब देश की महिलाएं क्या सोचे इस बारे में? देखिए रीमा जी, मैं आपको दो महिलाओं का बयान सुनाता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो उन्होंने बयान दिया है, और एक वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष।
उनका बयान है। पहले मैं आपको अनुप्रिया पटेल जी का बयान सुनाता हूं, जो केंद्रीय मंत्री वर्तमान है। उन्होंने कहा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण जरूरी है, विपक्ष की मांग सही। ये उनका बयान है। उसके बाद में दूसरी महिला जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बयान सुनाता हूं। उन्होंने बयान दिया है, बीजेपी ने एक झटके में ओबीसी महिलाओं को नाराज कर दिया। बिना ओबीसी आरक्षण के बगैर संसद में इस बिल का पास होना गलत है। ये जानते कौन है ये बयान दिया है? ये उमा भारती जी ने दिया है, माननीय उमा भारती। ये दो महिलाओं का बयान। अब इस बिल की जो आप कह रही हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत बिल की नहीं है, बिल जो त्रुटियां हैं उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से 543 में आपने 181 सीटें आरक्षित की हैं महिलाओं के लिए, उसमें आपने उप आरक्षण की व्यवस्था के तहत 43 सीटें एससी और एसटी वर्ग को दी। इसी बिल में एक उप आरक्षण आपको और लाना पड़ेगा, तब ये जाकर बिल पूर्ण हो पाएगा ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग ओबीसी महिलाओं के लिए या अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए अपनी बात उठा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ऐसा गलत हमें सही लगता है। मोहम्मद हम फरहान उनके जी, हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये मांग कर रहे हैं और हमारी मांग सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी कि हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाएं भी सदन के अंदर बैठें और बैठने के बाद अपने समाज की बात मजबूती से रखें। मुस्लिम महिलाएं भी सदन के अंदर बैठें और बैठने के बाद अपनी मांग मजबूती से रखें। मैं आपके माध्यम से रीमा जी एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, वो भी महिला हैं, वो स्पष्ट रूप से ये अपनी बात मुझे बताएंगी कि 543 की लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। उन 78 महिला सांसदों में कितनी ओबीसी महिलाएं हैं और कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, इसकी ये जरा सा इसे बता दीजिएगा। दूसरी, राज्यसभा की 246 सीटों में 25 महिला सांसद हैं, उनमें से कितनी ओबीसी महिलाएं हैं और कितनी मुस्लिम महिलाएं सांसद हैं, इन्हें भी बताने का कष्ट बीजेपी करिएगा। के प्रवक्ता से आप सवाल पूछिएगा, लेकिन पहले एक सवाल मेरा जो आपसे उसका जवाब चाहिए मुझे। आपने नहीं, अरे सुनिए ना सर, आपने जो बोला है उस पर एक सवाल तो बनता है ना, तो पहले जरा उस पर बात कर लेते हैं। फिर नेहा जोशी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको भी मैं डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। लेकिन एक तो आपने जो कोट अनकोट किया उमा भारती और अनुप्रिया पटेल, वो कोट अनकोट अधूरा था। उमा भारती ने साफ तौर पर कहा है कि उनका बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, वो संन्यास ले चुकी है, उनका जो विचार है वो उनका पर्सनल विचार है। दूसरी बात, अनुप्रिया पटेल की भी जो आपने बात कही, आपने एग्जाम्पल दिया, उनकी पूरी बाइट, पूरा बयान जो उनका था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी का जो बिल था, अब कांग्रेस ओबीसी और तमाम बात जो कर रही है, उनके बिल में ये प्रावधान क्यों नहीं था? तब उनको ये सब चीजें क्यों दिखाई नहीं दी, अब क्यों दिख रही है? तीसरी बात, सर सुनिए ना, कल पूरा इसी पर डिबेट की थी, कल पूरे उनके बयान पर। तीसरी बात, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूं कि आपकी पार्टी में कितने प्रवक्ता और नेता महिलाएं हैं या ओबीसी हैं जिनके आज ये चैंपियन? देखिए, ऐसा है, सैयदा फलक हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं महिलाएं। आपने हो सकता है उनको ना बैठाया हो, इस वजह से आप नहीं जानती हैं। ओके, ठीक है मैडम। इसके बाद हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है और इसके अलावा हम मैक्सिमम महिलाओं को टिकट भी देते हैं। अब आप कहेंगी कि क्या नाम है, जीत के आना ना आना, ये उनके ऊपर निर्धारित करता है, उनकी अपनी योग्यता पर, जनता के ऊपर, कि जनता किसे जिताकर भेजती है, किसे नहीं भेजती है। मगर हमारे यहाँ अपनी पार्टी में उनको आरक्षण है, 50% महिलाओं का आरक्षण है। जो आना चाहे उसका स्वागत। पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ ये होती कि महिलाओं को टिकट दिया जाए। अगर कोई महिला लेने को तैयार नहीं है या राजनीति में आने को तैयार नहीं है या नहीं लड़ना चाहती है, तब हम जाकर अन्य चीजों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो एम्पावरमेंट पहले होना चाहिए ना, इसका मतलब एम्पावरमेंट पहले होना चाहिए। अगर महिलाएं आ ही नहीं रही 50% टिकट लेने के लिए आगे, तो ये एक सवाल जरूर बनता है। मैं नेहा जोशी से इस पर सवाल लेती हूँ। हाँ रीमा जी, बस आपके सवाल पर आते हैं अब। हम बिल्कुल मेरे सवाल पर आइएगा। हम एक बात और कहना चाहेंगे, आपने देखा होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल भिजवाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक कितनी मजबूती से उन्होंने आवाज उठाई थी। क्या आप कोई दूसरा पार्लियामेंट का एमपी का या नेता का नाम बता सकती हैं जो इतनी मजबूती के साथ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल भेजने के लिए आवाज उठाई हो? या किसी महिला सांसद का भी नाम बता दीजिए जो आज क्या नाम है बैठकर डिबेट में बैठी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। कि मैं एक बात और कहूंगा, इस बिल पर जिन्होंने महिला पहलवानों का
के इज्जत के साथ तार तार करने का काम किया, उन्हें भी तो इस बिल में ब्रजभूषण शरण जी को मौका मिला ना वोट देने का। क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी सांसदी खत्म हो जाए? क्या कहना चाह रहे हैं? सांसदी नहीं खत्म हो जाए, तो कैसे? मगर जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, जिनके खिलाफ FIR हुई, जिनके खिलाफ तमाम आलोचनाएं देश की जनता ने करके आप हुई। सवाल पूछेंगे, ये तो बहुत घालमेल हो रहा है ना। अभी आपने एक सवाल पूछा, उस पर जवाब लेते हैं नेहा जोशी का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेहा जोशी, उनका कहना है कि कथनी और करनी में फर्क, और दूसरा जो एक क्लॉजेस लगाए गए हैं धर्म के आधार पर, हालांकि स्मृति ईरानी इस पर जवाब दे चुके हैं, संविधान जवाब दे चुका है, लेकिन मैं आपसे जवाब चाहती हूँ उनकी बात का। देखिए, सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक क्षण है कि महिला आरक्षण को हम पास करा पाए हैं। कितने सालों से, दशकों से ये डिमांड थी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। कायदे से पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ये करना चाहिए था, लेकिन जैसे हम किसी भी जो तबका हमें लगता है कि जिसको अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है उसे आगे बढ़ाते हैं। 50% हमारी आबादी महिलाओं की है। आज महिला आरक्षण पास हुआ है। अभी जो मेरे साथी AIMIM से बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि मुस्लिमों की और OBC की। पहली बात, 15% इस देश की पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो मुझे लगता है कि पहली बात तो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी में गिनना ही आने वाले समय में हमें बंद कर देना चाहिए। बार बार मुस्लिम राग जो ये अलाप रहे हैं, बात यहां पर आती है प्रतिनिधित्व की, महिलाओं की, तो हर उस सेक्शन की महिला जिसको हम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मानते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, हर उस तबके की महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। तो केवल मुस्लिमों के विषय में जवाब अगर ये चाहेंगे कि भाजपा को कोई प्रवक्ता दे, तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि हमें ये मानना होगा कि आज 15% आबादी इस देश में मुसलमानों की है। तो हर बार ये माइनॉरिटी कार्ड खेलना AIMIM की राजनीति होगी जो सिर्फ मुस्लिमों को लेकर चलती होगी। इनका आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए। रीमा जी, आपने इनसे महिलाओं की बात पूछी कि आपकी पार्टी में कितनी महिलाएं हैं, तो इन्होंने एक टोकन नाम बता दिया। कितनी महिला कैंडिडेट आज तक AIMIM ने फील्ड करी हैं? आज ये महिलाओं के चैंपियन बनकर यहां पर बैठे हैं। इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया है कि जब महिला आरक्षण की बात हुई, जो आज की रियलिटी बन चुका है, ये चाहें या ना चाहें, असदुद्दीन ओवैसी जी चाहें या ना चाहें, लेकिन महिला आरक्षण इस देश में लागू होने वाला है। और ये जो महान दो नेता हैं जिन्होंने वोट नहीं किया इसके लिए, ये इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो या तो ये भारत की महिलाओं की बात करें, आज ये महिलाओं को ही बांटने की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है OBC महिला, कोई कह रहा है मुस्लिम महिला। भैया, अमित शाह जी ने सदन में आपको जवाब दे दिया कि बिना किसी आरक्षण के अगर OBC तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है आजादी से आज तक सबसे ज्यादा, और आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है। क्यों और पार्टियों ने नहीं किया? अगर आपके पास इंटेंट था, अगर आप करना चाहते थे, तो किसी ने आपको रोका नहीं था कि आप इंटरनल एक आरक्षण दें। बिना आरक्षण के भी अगर OBC तबके के हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया रहे। हमारे तो प्रधानमंत्री खुद OBC समाज से आते हैं। क्या बात करेंगे ये? हम हमसे सवाल पूछेंगे। ओके, क्विक रिप्लाई, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। फरहान जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि 15% देश की आबादी है मुसलमानों को, इन्हें दरकिनार कर देंगे। नहीं, दरकिनार लिखिए, सुनिए, दरकिनार नहीं कर देंगे। सुनिए, साइलेंट रहिए। आपको मैंने बिल्कुल साइलेंट नहीं रहूंगी। आप मेरे शब्दों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, मैं बिल्कुल साइलेंट नहीं रहूंगी। आप अपने घरों में महिलाओं को दबा पाते होंगे। सुनिए भाई साहब, आपके घर में और आपकी पार्टी में ये चलता होगा कि महिला कुछ बोले, आपको उसको तोड़ मरोड़ के बता दे। यहाँ नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, ये देश का दरकिनार करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि कोई ऐसा देश नहीं है और जहां 15% किसी धर्म की आबादी और उसको माइनॉरिटी माना जाए। मैंने ये कहा है। बेफिक्र रहिए, आपने कहा कि हाँ, इनको बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए। सुन लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। आप जितनी बार झूठ बोलेंगे उतनी बार मैं आपसे ऊंची आवाज में आपको करेक्ट करूंगी। आप जितनी बार झूठ बोलेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आप जितनी बार झूठ बोलेंगे मैं आपको करेक्ट करूंगी। आप जितनी बार झूठ बोलेंगे मैं आपसे ऊंची आवाज में आपको करेक्ट करूंगी। आपके घर में महिलाओं की आवाज दबा देते होंगे, आपकी पार्टी में महिलाओं की आवाज दबा देते होंगे। DD न्यूज पर ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में, ऐसा नहीं चलेगा।
देख लिया मैडम, बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार आपको चुप कराऊंगी। फरहान जी उन्होंने जो बोला था, फरहान जी जो उन्होंने बोला उसी को कोट कीजिए ना। अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो आप वो क्यों बात बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर, जो उन्होंने नहीं बोला है? देश की जनता ने वो भी सुना, मैंने भी जो बोला देश की जनता ने, उन्होंने आपने झूठ बोला है। आप महिला विरोधी हैं, आप इस चैनल पर बैठ के साबित कर रहे हैं। महिलाएं क्या बोलती हैं ये सुनने की भी आप क्षमता नहीं रखते हैं। आप इतने महिला विरोधी हैं। बताइए 5 महिला नेताओं के नाम बताइए मुझे AIMIM की। गलत बोलती हैं, मुझे 5 महिला नेताओं के नाम बताइए AIMIM की। आपका समय अभी शुरू होता है। 5 महिला नेता बताइए AIMIM की जिनको आपने टिकट दिया। बोलिए, प्रवक्ता है आप। जनता को जवाब दीजिए कि ओबीसी अरे बताइए नहीं रखा। रीमा जी 5 नेता नहीं गिना पा रहे हैं ये ऑल इंडिया AIMIM की जिनको इन्होंने टिकट दिया और जिनको ये नेता मानते हो। ये करेंगे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के अधिकार की बात करें। एक सेकंड एक एक करके अपनी बारी में फरहान जी सुनिए। 5 महिलाओं के नाम बताइए AIMIM की। एक मिनट फरहान जी एक तो अपनी बारी में बोलेंगे। इस तरह से डिबेट नहीं होती ना, आपको पता ही है, सब लोग सीनियर लोग हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी फरहान जी, शुरुआत ही आपने इस बात से कही कि मेरा बीजेपी की प्रवक्ता से एक सवाल है। अब अगर वो आपसे एक सवाल पूछ रही है, आप कह रहे हैं मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, जवाब तो आपने की थी ना सवाल पूछने की। इनको 5 नेताओं के नाम याद आगे बढ़िए, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। ओके बताइए 5 महिला नेताओं के नाम एक एक करके चलिए जवाब दीजिए जल्दी से फरहान जी, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए फरहान जी 5 AIMIM सुनिए महिला नेताओं का नाम बताइए। सुनते हैं फरहान जी अपनी बारी में बोलिए। मैडम देखिए ऐसा है प्राची जी कि यहाँ प्राची नहीं, रीमा नाम है मेरा। अच्छा रीमा जी, सॉरी, सारे पराशर प्राची नहीं होते ना। हाँ रीमा जी सॉरी। ऐसा है कि मैं ये बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल पीट रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं और क्या नाम है तमाम अदाकाराओं से बयान दिलवा रहे हैं। उन्हें क्या दर्द पता है मुस्लिम महिलाओं का या ओबीसी महिलाओं का? वो क्षण कैसे ऐतिहासिक हो सकता है जिस क्षण में 5 महिला नेताओं के नाम बताइए ना AIMIM की। आप सुन नहीं पा रही हैं। अरे मैं सुनना नहीं चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपकी पार्टी कितनी महिला नेताओं को सपोर्ट करती आ रही है। बताइए वो बिल नेहा जी बीच में नहीं, नेहा जी बीच में नहीं, इस तरह से नहीं होगा। रुकिए एक एक करके बात होगी, फिर मुझे म्यूट करना पड़ता है। कैसे ऐतिहासिक हो सकता है? चलिए ठीक है, मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाए, वो ऐतिहासिक हो ही नहीं सकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। मैं और बाकी मेहमानों से जवाब लेती हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ विजय जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहती हूँ। देश तो संविधान से चलता है, संविधान में संशोधन जो होगा उसके हिसाब से चलता है। उसमें अगर परिसीमन लिखा है और उसके आधार पर आगे कितनी सीटें बढ़ेंगी, उसमें किस तरह से आरक्षण होगा, उसी के हिसाब से देश चलेगा ना सर। या ये नया रूल कुछ बन रहा है कि 24 से पहले करो, ये क्या था? इसकी दलील क्या थी विपक्ष की, ये मैं जानना चाहती हूँ विजय जी। जी रीमा जी, मैं ये जानता हूं कि आप भी इस लड़ाई की गवाह रही हैं बहुत लंबे समय तक। संसद में जो लड़ाई चलती रही है, 27 साल, 4 प्रधानमंत्री, 11 बार बिल पेश हुए, उसमें से बहुत मौकों पर आप गवाह रही हैं कि किस तरह की लड़ाई हुई है, किस तरह की पॉलिटिक्स हुई है और क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आप भी जानते हैं ये जो बात बार बार हो रही है कि 24 में क्यों नहीं आ रहा, 29 में क्यों आ रहा। यदि 2024 में आ जाता, बिल में क्या कहा गया है और संविधान क्या कहता है? यदि बिना संविधान में संशोधन के, बिना डिलिमिटेशन के आप जो आज की तारीख में 543 सीटें हैं जिसमें SC ST का रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू संविधान के मुताबिक, उसमें अचानक आप कैसे 181 महिलाओं को जगह दे देंगे? किस कानून के तहत दे देंगे? नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए आपको एक डिलिमिटेशन पर जाना पड़ेगा कि संविधान की जो सीटें हैं उसको कैसे डिलिमिटेशन के बाद नए तरीके से फॉर्म किया जाए, गठित किया जाए। डिलिमिटेशन कब होगा? जब सेंसस होगी। आपको ध्यान होगी 2002 में पिछली बार ये रोक लगाई थी, संसद ने ही संविधान संशोधन करके पारित किया था जिसमें कहा गया था कि 2026 तक डिलिमिटेशन के ऊपर रोक लगा दी जाए और उसके बाद डिलिमिटेशन हो उससे पहले वाली जनगणना पर। अब वो 2021 की जनगणना होगी, उसका जो नतीजा आएगा उसके बाद परिसीमन आयोग गठित होगा। कल होम मिनिस्टर ने भी इस पर बड़े साफ तरीके से जवाब उसका दिया कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए किसी के दबाव में ये कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप ही सुप्रीम कोर्ट जाते और आप कहते कि भाई ये कैसे आपने कर दिया, मेरी सीट को आपने किस कानून के तहत दूसरे को दे दिया है, तो वो स्टेप डाउन हो जाता। तो फिर वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज
बेकार हो जाती, फिर वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही होती। बिल्कुल। अभी तो आज जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महिलाओं के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। अब इसको रिवर्ट करने की मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी सरकार की, 2024 में किसकी सरकार आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी भी सरकार आए 2029 तक भी, वो ये हिम्मत नहीं कर सकती कि महिलाओं का जो 33% आरक्षण है उसे खत्म कर दे या रिवर्ट कर दे। बिल्कुल। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है कि 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण मिल जाएगा। ये बात ठीक है कि ओबीसी को मिलता, लेकिन उसके लिए एक फिर संविधान संशोधन करना पड़ता। और मुझे हैरानी है, जिसका जिक्र भी किया, नेहा ने भी किया, कि कांग्रेस की तरफ से इस पर मांग होना तो सबसे हैरानी वाली बात है। कांग्रेस ने जो 2010 में बिल पास किया राज्यसभा में, उसमें ओबीसी का जिक्र नहीं है। और अभी मैं इसको नहीं कहना चाहता, कांग्रेस की एक बड़ी नेता अध्यक्ष रही हैं, उनकी एक बाइट में देख रहा था जब ये बिल पास हुआ था राज्यसभा में 2010 में, तो उनसे पूछा गया कि आपने इसमें ओबीसी और मुसलमानों महिलाओं को क्यों नहीं रखा। तो उनका कहना था कि ये आपके पास है ना मौका, आप टिकट दे दीजिए उनको जिता दीजिए। खैर अब वो आज कह रहे हैं कि ओबीसी पर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छी बात मुझे लगी कि सबने इस मांग को जरूर रखा, लेकिन बिल को रोकने की कोशिश नहीं की। ये एक बड़ा काम हुआ और ये सरकार की कामयाबी है, उसने सब दलों को इस तरह से सहमत किया। और अब ये भी नहीं कह सकते कि डिस्कशन हुआ, कल 60 एमपी जो है उन्होंने चर्चा की इस पर, 60 लोकसभा में 60 एमपी ने चर्चा की है, मतलब 10% से ज्यादा एमपी ने इस पर विस्तार से चर्चा की है, सबको मौका मिला है, सबने बात रखी है। आज भी राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही है, तो ये बेहतर बात है। और ओबीसी का आरक्षण की बात होगी तो जब कभी आगे चालू होगा और उसमें संविधान में संशोधन किया जाना होगा, तो किया जा सकता है। ठीक है निखिल जैन जी, एक बड़ा काम तो पूरा हो गया। ओके निखिल जैन जी, यही बात जो विजय जी और नेहा कह रही हैं, नेहा जी मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। ये जो राहुल गांधी ने कल बोला कि ओबीसी सेक्रेटरी कितने हुए, उसका जवाब जेपी नड्डा जी ने आज दे ही दिया, और उन्होंने तो काउंटर सवाल ही पूछ लिया कि 2004 से लेकर 14 के बीच में कितने सेक्रेटरी, कितने मंत्री ओबीसी थे। ये लड़ाई आखिर चल क्या रही है? ये ओबीसी पर, महिलाओं की लड़ाई ओबीसी पर आकर थम गई है। अब मतलब महिला का हक देना है, लेकिन पहले जाति और धर्म की बात करनी है। निखिल जैन। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को ये जानने की जरूरत है कि जो ये महिला आरक्षण का बिल है संसद में, इसे कांग्रेस ने, बीजेपी ने, इंडिया पार्टीज ने, एनडीए पार्टीज ने, सबने मिलकर वोट करा है। केवल एक पार्टी है जिसने इसके खिलाफ वोट करा है, और आज उसी पार्टी के प्रवक्ता आके ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम केवल ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को उसके अंदर जो उप आरक्षण नहीं दिया गया उसके कारण हमने वोट नहीं करा है। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सर्वदल सम्मति थी इस बिल के पास करने के लिए। तो ये कोई बात नहीं है कि महिला आरक्षण नहीं देना चाहता या कोई महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। बात जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की पार्टीज कह रही हैं वो ये है कि एक इंटरसेक्शनैलिटी होनी चाहिए, कि अगर आज हम महिलाओं को ये आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो साथ साथ हमें जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो ओबीसी हैं, उनको भी देने की जरूरत है। सवाल आपका एकदम जायज है जब आप कहती हैं कि 2010 के कांग्रेस पार्टी ने जो बिल लाया था उसमें क्यों नहीं था। उसका एक सिंपल सबको समझने की जरूरत है कि देश की संसद अगर हर साल मल्टीपल सत्र में बैठती है, वो इसीलिए बैठती है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, हमारी सामाजिक अवेयरनेस बढ़ती है, हम वैसे वैसे लोगों के लिए कदम उठाते चले जाते हैं। पहले हमने 2005 में हमने हिंदू महिलाओं को उनका अधिकार दिया इक्वल प्रॉपर्टी का। 1955 में कांग्रेस ने देने की कोशिश करी, लेकिन आरएसएस ने रोका था, लेकिन 2005 में दिया गया। उसके बाद मोदी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम करे। तो ये तो एक प्रोसेस है, सिस्टम है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आगे चीजें बढ़ेंगी। 2010 का बिल 13 साल पुराना था, तो अगर आज विपक्षी पार्टियां सरकार को ये सुझाव दे रही हैं कि आप इसमें पिछड़े वर्गों को भी मिलाइए, तो सरकार को इसे अपने विरोध की तरह नहीं समझना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं कि 90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी वर्ग से आते हैं, जेपी नड्डा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने केवल पकड़ के एक सवाल पूछ लिया कि 4 से 14 के बीच में कितने थे। जबकि राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई साजिश करी है और पिछड़े वर्ग को आगे नहीं आने दे रहे। राहुल गांधी जी केवल समाज का एक आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि आज भी पिछड़े वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ कहीं ना कहीं हम उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे, पीछे रख दिए हैं हमारे समाज ने, मोदी जी ने नहीं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें आगे बढ़ाने की एक अफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत है। आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट दिखाई थी जहां पर वो बोलते हैं देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री हमारी पार्टी ने दिया है,
देश की जनता को जानने की जरूरत है। साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। 1996 में एचडी देवेगौड़ा जो हैं वो देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। गौड़ा समुदाय जो है, जो वोकलिक समुदाय के अंदर गौड़ा सब समुदाय है, वो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आता है। देवेगौड़ा जी 2015 में खुद भी बोल चुके हैं। तो पहले ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थित सरकार के थे, बीजेपी के नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। रीमा जी एक लाइन जोड़ना चाहता हूं मैं ये कह रहा हूं कि ओबीसी को लेकर जो कांग्रेस की बात है, ये कह रहा हूं कि उस समय उस सरकार में समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये सब सहयोगी दल थे। अगर उस समय ही सरकार उस बिल में इसको मान लेती, उनके सहयोगी दल की मांग थी, तो ये बिल लोकसभा में मैं वही निखिल जैन आपको कह रही हूँ। आप ही के बगल में फ्रेम में सूरज मंडल जी बैठे हुए हैं। आरजेडी वो पार्टी थी ना जिसने उसको फाड़ा था बिल को, उन्हीं के सांसद थे जब वो प्रतियां फाड़ी गई थी, और यूपीए के समर्थन में भी थे वो, और इंडिया तो फिर तब क्यों हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। सूरज मंडल जी, अब फाड़ने की नौबत तो नहीं आई, चलिए कम से कम सूरज मंडल जी, अब हृदय परिवर्तन आपकी पार्टी का भी हुआ कुछ, आरजेडी का। मेरी बात रीमा जी सुन रही हैं? सुन रहे हैं, बोलिए जी। पहली बात तो ये है कि जैन साहब ने सही कहा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन लगातार कि एक ओबीसी, पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये मैं आपको बता दूं, तमाम देश में जो ओबीसी की भावना है वो है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी के हितों पर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने शुरू किया जाति जनगणना को रुकवाकर, उन्होंने शुरू किया है नीट वगैरह में ओबीसी को कोई स्थान नहीं देकर, उन्होंने शुरू किया है ईडब्ल्यूएस में एससी एसटी ओबीसी को बाहर रख के, उन्होंने शुरू किया है तमाम जो रोस्टर्स हैं सारी जगह अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटके नियुक्तियां की जा रही हैं। आज जो आपने अपने फ्रेम में दिखाया कि ऐतिहासिक क्षण है, ये ऐतिहासिक क्षण में दुखद बात है कि जब इस संसद का उद्घाटन हुआ था तो इस देश की प्रथम महिला जो हमारी राष्ट्रपति हैं, वो महिला है और राष्ट्रपति भी हैं, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया। और आज जो चेहरे दिख रहे हैं, अरे भैया, रटे रटाए झूठ आप लोग जो लेके आते हैं ना टीवी पर, रटे रटाए झूठ स्क्रीन पर थे, सुन लीजिए। आपको क्या लगता है देश की जनता बेवकूफ है? रीमा जी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। संसद भवन में आज तक राष्ट्रपति जी गए हैं क्या? वो निखिल जैन अपनी बारी में मेरी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मेरे जल्दी से ही कर रहा हूँ। आपके फ्रेम में जितने महिलाएं दिखी आज, उसमें से कितनी वो ओबीसी की महिलाएं थी? आपने ग्लैमर का पूरा मतलब एक एक महिला से पूछना चाहिए कि आप जाति क्या, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, तब फोटो खींचनी चाहिए उनकी। कैसी बात कर रहे हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सूरज मंडल, ये देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं कि जो महिलाएं उत्साहित है उनसे पूछा जाए कि आप ओबीसी से हैं या किस धर्म से और किस जाति से हैं? सूरज मंडल, नेहा जोशी, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। परेशानी ये है रीमा जी कि आज जो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, देखिए संसद में ये विरोध नहीं कर पाए क्योंकि इनको पता था कि आज हमारी सरकार के पास मेजोरिटी है, ये ऐसा विषय है कि ये ओपनली विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर बैठकर इनके प्रवक्ता इस तरीके की बातें कर रहे हैं, परेशानी यही है कि इन्होंने हमेशा जाति को पहले रखा है और जाति की ही राजनीति की। और आज निखिल जैन जी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि हर संसद सत्र में देश में कुछ बदल जाता है, इसीलिए विषय बदल जाते हैं। मैं निखिल जैन जी से पूछना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सूरज मंडल जी, आपके पास नहीं जा रहे, रुकिए ना एक मिनट, एक एक करके बात हो पाएगी। किसी को समझ नहीं आता इस तरह से बात कर रही है, आपको जवाब देने का मौका नहीं। अपनी बारी में अब दो लोगों ने बात की, उसका जवाब सुनेंगे ना नेहा जोशी से, बीजेपी जवाब देगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं रुकिए सूरज मंडल, देखिए जो रुक जाइए, ये जवाब सुनिए सूरज मंडल प्लीज। मेरी बात पूरी होने दीजिए तब। मंडल साहब ऐसे दल से आते हैं रीमा जी जहां महिलाओं का क्या स्टेटस है हम सब जानते हैं। मैं तो इनसे बात भी नहीं करना चाहूंगी। मैं निखिल जैन जी से जरूर ये सवाल पूछूंगी कि 2014 से पहले इस देश में ओबीसी समाज को ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी दे रही थी कि इनको लग रहा था कि उनको किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रतिनिधित्व देने की जरूरत नहीं है। सूरज मंडल जी को म्यूट कीजिए भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सूरज मंडल जी रुकिए ना, आ रही हूँ आपके पास, अभी आ रही हूँ आपके पास, 2 मिनट रुकिए। मेरा सीधा सवाल निखिल जैन जी से यह है रीमा जी कि ये कह रहे हैं कि हर संसद सत्र में समीकरण बदल जाते हैं, हम इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। 2014 से पहले निखिल जी आपकी पार्टी
जिसकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की अलायंस में सरकार थी, क्या कर रहे थे आप ओबीसी समाज के लिए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए? आज नड्डा जी ने जब विस्तार से इस बारे में बात करी कि आज जितने कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं हैं पूरे, उतने तो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसद हैं। 85 सांसद आज सदन में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी समाज से आते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक इंटरनल सिस्टम बना के किया। आपकी पार्टी ने क्या किया? आज आप ओबीसी समाज के हितैषी बनकर टीवी चैनलों पर बयान दे रहे हैं। आपकी नेता, आपकी सुप्रीम नेता, जिनका कद प्रधानमंत्री से भी ऊपर था, उस समय उनका बयान सामने आया है। वो कह रही हैं कि अगर आपको इतनी लगता है कि ओबीसी समाज को और मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाना है तो आप उनको टिकट दे दो ना। ये सोनिया गांधी का बयान है या नहीं है? अगर नहीं है तो खंडन कर दीजिए, अगर उनका बयान है तो आज की स्थिति में क्या इस बयान के परिप्रेक्ष्य में बदला है, ये सब साफ कर दीजिए। देश की जनता ये जानना चाहती है। अब कोई बीच बीच में नहीं बोलेगा, अपनी अपनी बारी में। निखिल जैन जल्दी से क्विक रिप्लाई। सूरज जी बस इसके बाद रुकिए, और फरहान जी के पास आ रही हूं मैं। रीमा जी, मैं पहले तो सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं केवल कांग्रेस पार्टी का अपने राजनीतिक विश्लेषक है आप। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मेरे को तो प्रवक्ता नहीं हूं मैं। दूसरी बात, वो तो पवन खेड़ा जी ने बोला था कि राजनीतिक विश्लेषक आजकल पता नहीं किस किस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, तो उनको हम पार्टी से जोड़ते हैं, इसीलिए शायद ये गलतफहमी हुई होगी। लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको उसी तरीके से हम बात करते हैं। करेक्ट। दैट बीइंग सेड, नेहा जी ने मेरे से पूछा कि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लिए क्या करा। ओबीसी वर्ग को अगर रिजर्वेशंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक्सटेंड करी गई तो ज्यादातर वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान ही करी गई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अटल जी के, मैडम, क्योंकि सरकार हमेशा चलती रहती है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, देश की जनता पढ़ी लिखी है, ज्यादातर क्या होता है? 2000 कितना प्रतिशत है और अब कितना प्रतिशत है बताइए। फिर बोल रहे हैं रीमा जी, आप सूरज जी की इंटरजेक्शन अगर बंद करवा सके तो। दूसरी बात, आपने मेरे बयान को ट्विस्ट करा है। आपने कहा है कि संसद में हर सत्र में समीकरण बदल जाते हैं तो मुद्दे बदल जाते हैं। मैंने समीकरण की बात नहीं करी थी, मैंने देश की सोसाइटी की, समाज की बात करी थी कि समाज जैसे जैसे और प्रगतिशील होता है और सोशली अवेयर होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद अचानक से ओबीसी पॉपुलेशन बढ़ गई है, उससे पहले नहीं बढ़ी थी? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं रीमा जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 14 के बाद समीकरण ये बदले। नहीं, मैं बताता हूं। नहीं, 14 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ओबीसी पॉपुलेशन बढ़ गई? समीकरण नहीं बोल रहा हूँ रीमा जी, मैं ये बोल रहा हूँ समाज ज्यादा सोशली अवेयर होता है। अच्छा, आप ये देखिए कि देश को आजाद हुए हुए 75 साल 76 साल हो चुके हैं, तो लेकिन मतलब 2014 से पहले हमें नहीं पता था कि ओबीसी समाज को सुरक्षा की जरूरत है। इंटरजेक्ट करना बंद करेंगी तो मैं आपका जवाब दे दूं। भाई आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे देश की जनता अनपढ़ है। 2014 से पहले आपको नहीं पता था, कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था कि ओबीसी समाज को सुरक्षा की जरूरत है, उनके हितों को भी आगे रखने की जरूरत है। आपको केवल प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी नहीं सुनेंगे कभी। आप जवाब तो देने दीजिए मुझे। ठीक है, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि देश की आजादी को 76 साल हो चुके, इतने प्रधानमंत्री बदल चुके, पिछले 27 साल में 15 साल भाजपा का शासन था, लेकिन फिर भी महिला आरक्षण बिल आज आ रहा है क्योंकि समाज आज ज्यादा सोशली अवेयर है। नरेंद्र मोदी की ही सरकार 9 साल से है, पहले आज तक बिल नहीं आया, लेकिन आज आ रहा है क्योंकि अच्छा। ओके, ये पॉइंट आ गया। ये कल ये 3 दिन से चल रहा है पॉइंट, इस पर सीधे जवाब दे चुके हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है रीमा जी कि देश जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम और एफर्मेटिव एक्शन के कदम उठाएंगे। आप हर कदम को लेके ये नहीं कह सकते कि 1947 में क्यों, तो इसको 2024 से नहीं जोड़ना चाहिए। निखिल जी, कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी का कल का जो स्टेटमेंट था, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था, उसको 2024 से जोड़कर ना देखा जाए। वो आज के परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर महिला आरक्षण आज दिया गया है तो ओबीसी आरक्षण के बारे में सोचा जा सकता था और आज तक नहीं सोचा गया। इसका मतलब आगे भी नहीं सोचना है। जी, मैं सिर्फ आपसे संविधान पर बात करना चाहती हूँ। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? फरहान जी, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई भी वकालत संविधान में दर्शाई गई है? संविधान में शोषित और वंचितों को आरक्षण देने का प्रावधान है। धर्म के आधार पर सुन लीजिए, धर्म के आधार पर कोई प्रावधान नहीं है। मगर आप ये बताइए, आज की डेट में जिस तरीके से ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को दरकिनार किया गया है, तो क्या ये ऐतिहासिक क्षण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। रीमा जी, बीच में नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कमंडल को उल्टा करके रखने से उसकी रिक्तता समाप्त नहीं होगी, उसमें जल भरने से उसकी रिक्तता समाप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी अभी बड़ी अति उत्साह में है। जिस टाइम ये क्षेत्र में जाएगी, टीवी डिबेट से हटने के बाद, जब ये क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव के लिए इनके प्रतिनिधि जाएंगे, ये जो महिलाएं आज प्रवक्ता बनकर बोल रही हैं,
या तो जो भी इनके पक्ष में बोल रहे हैं इनसे ओबीसी महिलाएं पूछेंगी, ओबीसी महिलाएं पूछेंगी, ओबीसी महिलाओं का परिवार पूछेगा कि किस तरीके से आपने हमारे हक तलफी की है, किसने आपने हमारे हक मार लिया है इस आरक्षण में, क्यों नहीं आपने संविधान संशोधन करके इसमें हमको सम्मिलित क्यों नहीं किया है, उसको बंद करने का काम इस सरकार ने किया है, मुख्यधारा में महिलाओं को लाने का काम सरकार ने किया है। और अब यूसीसी लाकर खड़ी नहीं होने देंगी, हर धर्म की महिलाओं को दरवाजे समान हक देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जब ट्रिपल तलाक आया था ना फरहान जी विरोध में खड़े तब भी यही सवाल आप लोगों ने खड़ा किया था, नहीं किया था क्या, कि यही महिलाएं आकर कहेंगी कि पूरी तरह से गलत फैसला है, ये पूरा गलत कानून है और महिला सड़कों पर आएंगी। वही महिलाएं आज खुश हैं। और जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं ना, जिसको लेकर सूरज मंडल कह रहे हैं इसमें कितनी ओबीसी है, इसमें कितनी मुस्लिम है, ये भी सोचिए आप जरा। ये देखिए ऐसा है, आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करना सही है? हाँ, इस बिल पर जितना अभी अति उत्साह मचा रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं, ओबीसी और मुसलमानों का हक मार करके उन्हें इस बिल से वंचित कर दिया ओबीसी महिलाओं को। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे क्षेत्र में तो उस वक्त ओबीसी महिलाएं, ओबीसी समाज की बेटियां, ओबीसी समाज की माएं, उनकी बहनें उनको जवाब देंगी। फरहान को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। फरहान ने इतिहास शिक्षण नहीं बनाया है, ऐतिहासिक क्षण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ठीक है, ओबीसी महिलाओं को दरकिनार करके, मुस्लिम महिलाओं को दरकिनार करके जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मैडम ठीक है, आप इस बात को समझिए। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं ये आपका जो सवाल है ना, मैं इस पर जरा सूरज मंडल जी के पास आना चाहूंगी। सूरज मंडल जी, आपकी पार्टी को किसने रोका था लालू यादव जी को जब जेल हुई और वो हटे, तो राबड़ी देवी जी की जगह किसी और ओबीसी मुस्लिम समाज से आने वाली महिला को सीएम बनाया जा सकता था? आपकी पार्टी में भी तो होंगी ना? वैसे तो मेरे पास पूरा आंकड़ा है कि कितनी महिलाएं जीतकर आई और कितनों को टिकट दिया। 16 महिलाओं को टिकट दिया था सिर्फ, उसमें से जीतकर कितनी आई वो भी आंकड़ा होगा। लेकिन किसने रोका है ओबीसी को टिकट देने से? आपकी अपनी अपनी पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी में, आरजेडी में, सपा में, ओवैसी साहब की पार्टी में किसने रोका है? जनता ने तो नहीं रोका। आपके माध्यम से 2-3 प्रश्न आप देश के सामने रखना चाहता हूं। प्रश्न के जवाब में प्रश्न पूछते हैं, आप जवाब तो दीजिए। जवाब ही दे रहा हूं मैं। जवाब दीजिए ना। आप सुनना नहीं चाहती है, बीजेपी की प्रवक्ता बीच में रोक देती है। सब प्लीज शांत रहिए, सूरज मंडल जी को सुनिए। हाँ बोलिए। पहली बात जो आप कहे हैं कि धर्म के आधार पर क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया है जिसमें SC ST OBC को बाहर सर, लालू यादव की जगह किसी ओबीसी को क्यों नहीं बनाया, ये सवाल है। आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं? मैंने ये सवाल पूछा राबड़ी देवी जी के अंदर। अरे सर रुकिए ना एक मिनट, परिवारवाद की बात जब होती है इसीलिए होती है ना। आप महिला आरक्षण बिल पर जो बात कर रही हैं, मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी के साथ छल कर रही है, प्रपंच कर रही है, और अगर संसद में इसका सही जवाब नहीं मिला तो सड़कों पर मिलेगा। आरजेडी की 16 महिलाएं जिनको टिकट दिया गया था, जिसमें से इस वक्त 7 जीत करके विधानसभा में बैठी है, 7 में से ओबीसी कितनी है? आप वो आंकड़ा लेके मैंने आपको पता है कि आई एम नॉट हियर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरजेडी। रीमा जी थोड़ा सा एक सवाल पूछने देंगी? आरजेडी की नहीं, मैं आप 7 में से ओबीसी कितनी है ये आंकड़ा तो उंगलियों पर होना चाहिए। अरे बहुत लोग, अरे इतने हितैषी ओबीसी समाज के, इतने हितैषी आप महिलाओं के, बताइए तो उसका क्या आप करेंगे? किसका? लालू जी ने तो पत्नी को बहुत ऊंचा स्थान दिया, लेकिन जिन्होंने पत्नी को ऊंचा स्थान देना है और देश की महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। पत्नी का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। सूरज मंडल जी, इसमें नई बात क्या की थी? रीमा जी सवाल पूछना चाहता था। फरहान जी जल्दी से, फिर विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। रीमा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की, रीमा जी ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हमारी बहन, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल क्या है, मैं अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहता हूँ, बड़ा कम ज्ञान है मुझे, इसलिए ये जो आपका आरक्षण का महिला पे अभी ले आई हैं उसको मान लेते हैं हम, तो क्या ये 2024 में लागू हो जाएगा? चुनाव में अब की बार आरक्षण मिल जाएगा सभी महिलाओं को? ये सवाल 29 में लागू होगा, बिल पढ़ लीजिए ना। ये सवाल प्रवक्ता से क्या कर रहे हैं? अगर पढ़े लिखे हैं तो बिल पढ़िए, प्रवक्ता आप पार्टी के डिबेट करने आए। स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या आप इस बार 2024 में इस आरक्षण के थ्रू ही चुनाव कराएंगी? परिसीमन और जनगणना दोनों करा लेंगी? रीमा जी कैसे हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि मुझे सवाल का जवाब देना चाहिए? नड्डा जी जिन्होंने डिबेट में आने से आज राज्यसभा में बोला
कि जो लोग पढ़ते आए, आप देखिए, अरे सर रुकिए ना, विरोध करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से मैं चाहता हूं विरोध करने के लिए भी पहले बिल पढ़कर आइए। अगर आपने विजय त्रिवेदी जी को सुना होता तो ये सवाल भाजपा की प्रवक्ता से आप नहीं करते, क्योंकि वो सब कुछ पूरा प्रोसीजर बता चुके हैं शुरू में ही, वो सब कुछ बता चुके हैं क्या प्रक्रिया रहेगी। की प्रवक्ता के द्वारा ये जानना चाहता हूं, मैं तो देश की जनता सुन रही है। बीजेपी की प्रवक्ता संविधान से हटकर तो जवाब नहीं दे देंगे। हमारे बीच में एक विशेषज्ञ हैं। पहली बात, आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आए और आपने बिल नहीं पढ़ा अभी तक। सबसे दुख की बात यह है कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और आपने बिल नहीं पढ़ा। उसके बाद हमारे साथ एक एमिनेंट व्यक्ति बैठे हैं, विशेषज्ञ बैठे हैं, जिन्होंने पूरे विस्तार से समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में और नेहा जी की भी आवाज आ रही है। लेकिन मैं विजय जी को जरा 1 मिनट लेकर आऊंगी अब फ्रेम में। विजय जी, मैं अब यही जानना चाहती हूं कि 2024 का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है इस बिल के जरिए विपक्ष की तरफ से, क्या अब हम ये माने, क्योंकि डिबेट में भी दिख रहा है जाति धर्म जाति धर्म जाति धर्म, जिस बारे में सबको पता चल चुका है देश की जनता को कि परिसीमन कब होगा, संविधान में क्या रूल है संशोधन करके, उसके बाद कब तक वेट करना पड़ेगा और उस बीच में प्रोसीजर कहां से कहां तक पहुंचेगा, लेकिन उस पर अगर लगातार जवाब तलब हो रहा है तो ये क्या नैरेटिव है? देखिए रीमा जी, आपकी बात, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज और जोड़ दूं। अभी सूरज मंडल साहब बहुत बात कर रहे हैं, आपने राबड़ी देवी जी का जिक्र किया, फिर यहाँ पर बात हुई कि नहीं समाज बदलता है वक्त के साथ साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि पिछड़ी जाति को, मुस्लिम को, सबको मौका मिलना चाहिए, इसका मैं खिलाफ नहीं कर रहा। लेकिन जब मौका मिलता है तो क्या होता है कि आरजेडी में किसको अभी एमपी बनाया? मीसा भारती जी को बनाया राज्यसभा में। समाजवादी पार्टी ने जब बाई इलेक्शन हुआ तो किसको बनाया? डिंपल यादव जी को बनाया। तो ये जब आपके पास मौका है तब आप जिनके लिए तकलीफ में है, जिनके लिए आपका दिल पसीज रहा है, उन गरीब पिछड़ी महिलाओं को या जो भी प्रतिनिधि है उनको मौका क्यों नहीं देते? मेरा सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आपके पास मौका था, आपने मीसा को बनाया, आपने डिंपल को बनाया, मुझे उनसे दोनों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपकी भूमिका है जिसको लेकर आज आप इतना परेशान हो रहे हैं, उसकी बात है। और ये जो पूरा सवाल चल रहा है, ये नैरेटिव चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लग रहा है कि 2024 के भले ही आरक्षण 2029 में लागू हो, लेकिन जब महिला आरक्षण जैसा ऐतिहासिक काम बड़ा हो गया है तो ये जो गोल है, ये जो मेडल है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया है। तो अब उसे कैसे स्क्रैच किया जाए? आप जानते हैं कई बार जब गाड़ी हमारे पास नहीं होती है ना, तो हम सड़क पर चलते चलते उस गाड़ी पर निशान बनाते जाते हैं आते जाते। तो फिर इसको कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि आज पूरे समाज में किसी की हिम्मत नहीं है कि महिला आरक्षण का विरोध करे, लेकिन ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के पास ना चली जाए पूरी, इसलिए फिर बात हो रही है कि भाई ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया, मुस्लिम को क्यों नहीं दिया गया। आपने साफ कर दिया कि मुस्लिम का आरक्षण तो धर्म के आधार पर आरक्षण की बात है, ओबीसी का आरक्षण अभी संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है। क्या संसद में, सब लोगों को पता है कि संसद में पुरुषों के लिए ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था है? ठीक है, ओके, नहीं है ना। तो फिर जब संवैधानिक व्यवस्था नहीं है तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, वो अलग है। और मैं कह रहा हूं एक बहुत बड़ा जब काम हो जाए तो उसमें और चीजों के लिए लड़ाई आगे लड़ी जा सकती है, खत्म तो नहीं हो जाएगी ना संसद 2024 में। ठीक है, नेहा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सूरज मंडल जी, निखिल जैन जी और फरहान जी, इसका जवाब दीजिए। ये जो पॉइंट उठाया है ना विजय जी ने, इसका जवाब दे दीजिए 1 मिनट। ये श्रेय की तो होड़ लगी हुई है ना, इसका मतलब कि जनता में कहीं ये ना चला जाए कि किसने क्या किया तो हम होड़ लेकर के श्रेय ले लें। सूरज मंडल जी, मीसा भारती, राबड़ी देवी, जब मौका देना होता है उन्हीं को देना होता है। जल्दी अनम्यूट कीजिए सूरज मंडल जी, बोलिए जल्दी। ये अभी जो इन्होंने कहा कि ओबीसी के को बाद में अब लाया जा सकता है, मैं जो बार बार प्रश्न उठा रहा हूं आपके समक्ष कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ओबीसी के साथ एक तरफ से अन्याय हो रहा है, इसमें एक कड़ी है जो महिला आरक्षण बिल। मीसा भारती राबड़ी देवी की बात पूछी थी अभी, उन्होंने वो जिक्र किया है विजय जी ने। आपको मैं बता दूं कि जो सबसे गरीब महिला है बिहार में, उनको भी विधायक और सांसद बनाया गया है। कौन? तो ये आप लिस्ट लाइए। अब सब मैं लिस्ट भी मैं ही लाऊंगी। मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं क्या? एम आई द स्पोक्समैन ऑफ आरजेडी? व्हाट आई एम टेलिंग यू, अब मैं आपको एक राजनीतिक तौर पे कह रहा हूं कि ओबीसी के तमाम जो हक है उसको भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझ गई। फरहान जी चलिए, अब समय नहीं है। नहीं सूरज जी, आपका पॉइंट आ गया, फरहान जी के पास जाऊंगी। हाँ, मैं एंड में आपके पास आऊंगी। फरहान जी जल्दी से। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत कड़वी बात है।
ये जो ओबीसी वोटों की राजनीति करते थे, मुलायम सिंह यादव जी का पूरा परिवार, चाहे लालू यादव जी का परिवार या अन्य भी जो लोग, उन लोगों ने भी आज इस बिल का समर्थन करके, मतलब एक तरीके से मन से ना कहें बल्कि ऐसे ही किया, तो वो अब ओबीसी के पास कैसे जाएंगे? और जो सर ने बात उठाई है कि इनके परिवार के ही लोगों को मौका दिया जाता, तब किसी गरीब ओबीसी महिला को नहीं दिया जाए, ये बिल्कुल बात सत्य है। ये जब बात ओबीसी की तो करते हैं, मगर जब मौका देने की बात आती है तो परिवार में पहले महिलाएं ढूंढते हैं या परिवार में लोग ढूंढते हैं, तब उनको राज्यसभा लोकसभा भेजने के बाद जब परिवार से बच जाए तब दूसरे को मौका दिया जाता है। ओके, निखिल जैन फटाफट। बार बार रीमा जी ये बात उठ के आ रही है कि 33% आपको ओबीसी से इतना ही प्यारा आरक्षण देना है तो आप खुद क्यों नहीं टिकट दे देते। यही सवाल पलट के बीजेपी से भी पूछा जा सकता है कि अगर आप महिला आरक्षण बिल आज आप ला रहे हैं 33% महिलाओं को, तो आपने क्या 33% टिकट दिए थे? बात ऐसी नहीं होती, हर एक पार्टी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है और आरक्षण लाना और अपने आप टिकट देना दो अलग चीज है। जिस दिन से ये महिला आरक्षण बिल आया है उस दिन से हमारा जो सारा विपक्ष है वो रचनात्मक तरीके ढूंढ रहा है इसका विरोध करने के। खुलकर तो विरोध कर नहीं सकते, लेकिन महिला विरोधी इतने हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज देश की महिलाएं एक साथ प्रधानमंत्री को, इस देश की संसद को, हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दे रही है जो ये महिला आरक्षण जिन्होंने पास कराया है, क्योंकि आने वाले समय में भारत की आधी आबादी का नेतृत्व भी भारत की आधी आबादी की नेता ही करने वाली है। इसके लिए आज देश की महिलाएं सदन का धन्यवाद दे रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी 5 की पंचायत में हमारे साथ आज जुड़े, और इसीलिए लोकसभा ने तो इतिहास रच दिया है और अब राज्यसभा भी इतिहास रचने की राह पर चल रही है। और इसीलिए उम्मीद है कि जो दल इस डर से कि कहीं वोट बैंक उनके हाथ से छिन ना जाए, महिलाओं का इस डर से समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन फिर ये शर्त क्यों लगा रहे हैं? एक बार पास होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे महिलाओं के साथ आखिर कौन और कितना खड़ा हुआ दिखाई देता है। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।